नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि बहुत सारे विद्यार्थी बहुत दिनों से ये मुझे कमेंट में मैसेज कर रहे थे कि मैम आप एमसीक्यू क्वेश्चंस को लेकर के आइए, तो आज बस आप सभी के लिए मैं जितनी भी वस्तुनिष्ठ हिंदी को अभी तक पढ़ाई हूँ उसमें मैंने सबसे पहले आदिकाल को चुना है और आज हम आदिकाल से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न और एवं उसके उत्तरों को देखेंगे। तो देखती हूँ वीडियो के अंत में आप की तैयारी कितनी अच्छे से हुई है इससे पता भी चल जाएगा और बहुत सारे प्रश्नों में जो भी आपको डाउट हो या फिर जो कुछ भी परेशानी हो वो आपका सॉल्व भी हो जाएगा। तो देखते हैं कि आपने कितना सीखा है मेरे बहुत सारी वीडियोस को पढ़ करके। तो आदिकाल से संबंधित आज हम प्रश्नोत्तरी सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देर करते हम शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम अपभ्रंश शब्द की बात कर रहे हैं कि अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो ए है भरत मुनि, बी पतंजलि, सी राजशेखर या डी भामह। तो जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो जी हाँ, अपभ्रंश का जो सबसे पहला प्रयोग, शब्द का सबसे पहला प्रयोग किया था वो किया था पतंजलि ने। तो जिन लोगों ने इसका उत्तर पतंजलि दिया है वो बिल्कुल सही है। हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। तो हमारा दूसरा जो प्रश्न है वो है कि भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है। आपने कई बार पढ़ा भी है कि भरत मुनि ने अपभ्रंश जो शब्द है उसको दूसरे नाम से अभिहित किया है। तो बताइए, ऑप्शन नंबर ए लोक भाषा कहा है, बी जन भाषा कहा है, सी देश भाषा कहा है या डी अशुद्ध भाषा कहा है। तो जी हाँ, भरत मुनि ने लोक भाषा नहीं कहा, जन भाषा नहीं कहा, अशुद्ध भाषा नहीं कहा, क्या कहा, देश भाषा कहा है अपभ्रंश के लिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। और हाँ, मैं आपको बता दूं, मैं अभी जितने भी प्रश्नों को आपको सॉल्व करा रही हूँ वो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो बहुत ध्यान से इन प्रश्नों को देखिएगा। तो भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है, देश भाषा, अर्थात देश की भाषा। तो चलिए अब चलेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला जो प्रश्न आता है वो है कि इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है। मैंने लौकिक चरित्र काव्य के ऊपर एक अलग से वीडियो भी बनाई है, आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं यदि आपने नहीं देखा है तो। और जिन विद्यार्थियों ने देखा है वो बिल्कुल आज सही उत्तर देने वाले हैं। तो इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है। एक भविष्यत कहा, दूसरा योगसार, तीसरा परमात्म प्रकाश या चौथा पाहुड़ दोहा। बताइए जल्दी से कि लौकिक चरित्र काव्य कौन सा ग्रंथ माना जाता है। तो जी हाँ, इसका ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा, भविष्यत कहा। और भविष्यत कहा किसकी रचना है, हम अभी आगे और देखेंगे तो समझ में आएगा हमें कि किसकी रचना है। ठीक है, तो फिलहाल क्या है, लौकिक चरित्र काव्य कौन सा है, इनमें से भविष्यत कहा है। और ये जो बाकी सारे हैं, योगसार, परमात्म प्रकाश तथा पाहुड़ दोहा, ये तीनों नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। तो ये तो आपको सबको ही पता होगा कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, गोरखनाथ है। ठीक है, तो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, गोरखनाथ है। हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है महापुराण के रचनाकार कौन है। महापुराण बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है आदिकालीन साहित्य का। तो बताइए महापुराण के रचनाकार कौन माने जाते हैं। तो ए अब्दुल रहमान, बी पुष्पदंत, सी धनपाल और डी स्वयंभू। कौन से हैं, तो इसका सही उत्तर है बी पुष्पदंत। महापुराण के रचनाकार कौन है, पुष्पदंत माने जाते हैं। तो चलिए अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न, इन सिद्धों एवं नाटकों। देखिए यहाँ पे नाटकों नहीं होगा, ये मिसप्रिंटिंग हो गई है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाथों। क्या हो जाएगा, नाथों। तो इन सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने कौन माने जाते हैं। तो इन सिद्धों और नाथों में सबसे पुराने कौन है, ए सरहपा, बी मच्छंदर नाथ, डी कांडपा या डी गोरखनाथ। तो जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। ध्यान दीजिएगा कि सिद्ध एवं नाथ यहाँ पे दोनों हैं। तो इन सिद्धों एवं नाथों में मिला करके जो सबसे पुराने हैं, इसमें बिल्कुल डाउट मत कीजिएगा, इसका सही उत्तर होगा बी मच्छंदर नाथ। मच्छंदर नाथ सिद्ध एवं नाथ से भी सबसे पुराने हैं। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। हम चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है
परमात्मा प्रकाश एवं योगसार के रचनाकार कौन है? ये तो आप सब जानते ही हैं कि परमात्मा प्रकाश और योगसार के रचनाकार कौन है। तो ए मुनीराम सिंह, ऑप्शन बी जोइंदू, ऑप्शन सी सरहपा, ऑप्शन डी जिनधर्म सूरी। तो कौन है इनके रचनाकार परमात्मा प्रकाश एवं योगसार के? तो जी हाँ, परमात्मा प्रकाश और योगसार के रचनाकार कौन है? जोइंदू। कहीं कहीं देखिए योगिंद्र के नाम से भी इनको प्रश्नों में देखा गया है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। जोइंदू या योगिंद्र दोनों एक ही के लिए प्रयोग होता है। तो परमात्मा प्रकाश एवं योगसार की रचनाकार कौन है? जोइंदू। हम चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर परीक्षा में पूछा जाता है कि राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना जाता है, किसे माना है? तो जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो इसका ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए लुईपा, ऑप्शन बी शबरपा, ऑप्शन सी सरहपा या ऑप्शन डी चंदबरदाई। तो राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? सी सरहपा को। सरहपा बहुत महत्वपूर्ण कवि है और सिद्ध साहित्य में, सिद्धों में सबसे पुराने माने जाते हैं और राहुल सांकृत्यायन ने इन्हें ही हिंदी का क्या कहा है? पहला कवि माना है, सरहपा को। हम देखेंगे अगले प्रश्न को। तो हमारा अगला प्रश्न है कि विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए पदावली, बी कीर्ति पताका, सी कीर्ति लता या डी उपयुक्त सभी। तो ध्यान दीजिएगा कि विद्यापति मैथिली भाषा के बहुत महान कवि माने जाते हैं, इनको मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ए पदावली। विद्यापति अपनी पदावली जो रचना है उसी के कारण मैथिल कोकिल कहलाते हैं, क्योंकि बाद की जो रचना है कीर्ति पताका और कीर्ति लता, ये दोनों अवहट्ट भाषा में रचना की गई है, जबकि पदावली की जो भाषा है वो कौन सी भाषा है? मैथिली भाषा है। तो इसी रचना के कारण विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा गया था। तो कुछ कुछ बातों को भी साथ साथ हम ध्यान देते हुए चलेंगे, ठीक है। हम आगे देखेंगे अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 10 को देखेंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? अब देखिए सर्वमान्य की दृष्टि से खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए अमीर खुसरो, बी नानक, सी तुलसीदास या डी गुरु गोविंद सिंह। तो जल्दी से इसका उत्तर दीजिए कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है ए अमीर खुसरो को। बहुत महत्वपूर्ण है अमीर खुसरो, क्योंकि सबसे पहले खड़ी बोली का कह सकते हैं कि इनकी जो शुरुआत किया था, खड़ी बोली में रचना करने की शुरुआत वो अमीर खुसरो ने ही की थी, ठीक है। तो हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासों के रचयिता का नाम क्या है? तो जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए चंदबरदाई, बी अमीर खुसरो, सी जगनिक या डी नरपति नाल। ये तो उम्मीद है कि सबको पता होगा कि पृथ्वीराज रासों के रचयिता का नाम क्या है? ए चंदबरदाई। हम चलेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बिसलदेव रासो की नायिका का नाम क्या है? अब देखिए नायिका का नाम, पात्रों का नाम मैंने आपको पढ़ाया भी है, तो ये अक्सर इस तरह से परीक्षाओं में पूछा जाता है। और आप अगर हिंदी साहित्य से, जैसा मैं कहती हूँ, तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो बिसलदेव रासो की नायिका का नाम क्या है? तो जल्दी से इसका उत्तर देखेंगे। ऑप्शन नंबर पहले देख लेंगे, ए राजवती, ऑप्शन बी रूपमती, ऑप्शन सी मृणालवती या ऑप्शन डी राजमती। तो बिसलदेव रासो की नायिका का नाम क्या है? ऑप्शन डी राजमती। ध्यान दीजिएगा, राजवती राजमती में कंफ्यूज मत होइएगा। बिसलदेव रासो की नायिका का नाम क्या है? राजमती, ठीक है। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न आता है कि चंदनबाला रास के रचयिता कौन है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, चंदनमाला रास और इनके रचनाकार। ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन नंबर ए जिनधर्म सूरी, ऑप्शन नंबर बी विजयसेन सूरी, सी जिनदत्त सूरी या डी आसगू। तो चंदनबाला रास के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर डी आसगू। बहुत महत्वपूर्ण रचनाकार और ये रचना है चंदनबाला रास। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न नंबर 14, पृथ्वीराज रासों में कितने समय या सर्ग हैं? अब देखिए पृथ्वीराज रासों में जो सर्ग है उसको क्या कहा जाता है?
जब मैं पढ़ा रही थी आपको रासो काव्य के बारे में तो बताया था कि इसको समय या सर्ग कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जितने भी सर्ग हैं उसको समय के नाम से पुकारा जाता है। तो पृथ्वीराज रासो में कितने समय है या सर्ग हैं? ऑप्शन नंबर ए 45, ऑप्शन नंबर बी 51, ऑप्शन नंबर सी 59 या ऑप्शन नंबर डी 69। तो पृथ्वीराज रासो में आपको पता है कि ऑप्शन नंबर डी 69 सर्ग हैं। ठीक है, आगे के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर 15, चंद्रबरदाई को कौन सा छंद बहुत प्रिय था? अब देखिए चंद्रबरदाई का जो महत्वपूर्ण और प्रिय छंद है वो कौन सा है? ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए दोहा, ऑप्शन नंबर बी चौपाई, सी छप्पय या डी रोला। तो ध्यान दीजिएगा, चंद्रबरदाई को छप्पय छंद बहुत पसंद है, बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं छप्पय छंद के चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई की रचना अभी भी हमने पढ़ी, पृथ्वीराज रासो। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है? अब आप जानते हैं कि वर्तमान में हिंदी का क्या स्वरूप है। सबसे पहली बात तो वर्तमान में हिंदी है और भाषा का जो स्वरूप है वो आप देख सकते हैं कि किस में है। तो ऑप्शंस देख लेंगे। ऑप्शन नंबर ए चंद्रबरदाई, ऑप्शन नंबर बी मुल्ला दाऊद, सी अमीर खुसरो या डी विद्यापति। तो आदिकाल के कवि की भाषा जो वर्तमान के रूप में सर्वाधिक निकट है वो है सी अमीर खुसरो की। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न में कहते हैं कि सिद्धों की बानियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से किसने संग्रहित किया है? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सिद्धों की जो बानियाँ थी उसको हिंदी काव्यधारा के नाम से संग्रहित करने वाले कौन है? ऑप्शंस देखेंगे। डॉक्टर प्रमोद चंद्र बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी हरप्रसाद शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी राहुल शंकरत्यायन या डी डॉक्टर शहीदुल्लाह। तो हिंदी काव्यधारा यदि आप समझ गए तो आप जान जाएंगे कि सिद्धों की बानियाँ किसमें संग्रहित है और काव्यधारा किसकी है। तो राहुल सांकृत्यायन की है हिंदी काव्यधारा, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। ठीक है, आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो में प्रमुख रस कौन सा है? अब रस की बात कर रहा है, बहुत सारे रसों को हमने पढ़ा है। भरत मुनि के आधार पर कितने रस होते हैं? 8, और बाकी जो सर्वमान्य के आधार पर रसों की संख्या बताई जाती है 9 रसों को। तो यहाँ बात की जा रही है पृथ्वीराज रासो में जो प्रमुख रस है वो कौन सा रस है? वीर और श्रृंगार रस, श्रृंगार और भयानक रस, विभक्त और श्रृंगार रस, या यहाँ दरअसल विभक्त नहीं होगा, ये विभत्स होगा, ये हो जाएगा विभत्स रस। ठीक है, ये विभत्स रस हो जाएगा। तो विभत्स और श्रृंगार रस या डी वीर और शांत रस। तो पृथ्वीराज रासो का जो महत्वपूर्ण और प्रमुख रस है वो है वीर और श्रृंगार रस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, जिसमें ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? तो कड़वक शैली का प्रयोग किस रचना में नहीं हुआ है, अर्थात कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है वो पाहुड़ दोहा में नहीं हुआ है कड़वक शैली का प्रयोग। बाकी जितनी भी रचनाएं वो सब कड़वक शैली का प्रयोग इन रचनाओं में हुआ है। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है? अर्थात नागरी प्रचारिणी सभा से जो प्रकाशित हुई थी पृथ्वीराज रासो का संस्करण, उसको प्रामाणिक किस विद्वान ने इनमें से माना है? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी कर्नल टाड, ऑप्शन नंबर सी श्यामल दास या ऑप्शन नंबर डी गौरी शंकर हीराचंद ओझा। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो नागरिक विचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो का संस्करण हुआ था इसको प्रामाणिक मानने वाले इनमें से थे ऑप्शन नंबर बी कर्नल टाड। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिलांकित है, अर्थात शिला में अंकित की गई हुई रचना है? कौन सी रचना है? ऑप्शंस देख लेंगे। ए वर्ण रत्नाकर, बी वसंत विलास, सी उक्ति व्यक्ति प्रकरण या डी राउल वेल। तो ध्यान दीजिएगा, शिलांकित जो कृति की बात करते हैं वो शिलांकित कृति है
राउल वेल, और बहुत महत्वपूर्ण ये रचना है, कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, तो ध्यान दीजिएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि तो आदिकाल के कवि सरहपा की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठयोग का पल्लवन आगे चलकर इनमें से किस कवि में हमें देखने को मिलता है। अर्थात ये जो आदिकाल के कवि सरहपा की काव्य परंपरा थी वो विकसित होकर नाथ पंथ के हठयोग के रूप में पल्लवित हुई और आगे चलकर ये किस कवि में दिखाई देता है। तो हम ऑप्शंस को देख लेंगे। ऑप्शन नंबर ए जायसी, ऑप्शन नंबर बी तुलसी, ऑप्शन नंबर सी कबीर, या ऑप्शन नंबर डी देवसेन। तो जिसका सही उत्तर है, जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी कबीर बताया है वो बिल्कुल सही है। कबीर में ही नाथ परंपरा जो हठयोग थी उसको हम आगे चलकर देखते हैं कि वो कबीर में आती है, विकसित होती है। तो चलेंगे अब हम अगले प्रश्न को देखेंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है कि भरतेश्वर बाहुबली रास इनमें से किस काव्य धारा का ग्रंथ है। भरतेश्वर बाहुबली रास बहुत महत्वपूर्ण रचना है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए जैन साहित्य की रचना है, ऑप्शन बी रासो साहित्य है, ऑप्शन सी सिद्ध साहित्य है, या ऑप्शन डी नाथ साहित्य है। तो ध्यान दीजिएगा, भरतेश्वर बाहुबली रास जो रचना है वो कौन सा है, जैन साहित्य की रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास। चलेंगे हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन माने जाते हैं या कौन है। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये, ऑप्शंस देखेंगे। प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार के लिए ऑप्शन नंबर ए चंद बरदाई, ऑप्शन नंबर बी मुल्ला दाऊद, ऑप्शन नंबर सी अमीर खुसरो, या ऑप्शन नंबर डी मेरुतुंग। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मेरुतुंग, ऑप्शन नंबर डी। प्रबंध चिंतामणि ये जैन के आचार्य थे, जैनाचार्य थे मेरुतुंग, और इन्होंने ही प्रबंध चिंतामणि की रचना की है, बहुत महत्वपूर्ण है। हम आगे चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है। ऑप्शंस देखेंगे। हरिभद्र सूरी, राम सिंह, विनय चंद्र सूरी, या ऑप्शन नंबर डी धनपाल। तो जो भविष्यत कहा है उसके रचनाकार कौन है, ऑप्शन नंबर डी धनपाल। भविष्यत कहा धनपाल की रचना है। हम चलेंगे अगले प्रश्न पर। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कि आदिकालीन काव्य की प्रसिद्ध पंक्ति भल्ला हुआ जो मारिया बहिणी महारा कंतु लज्जे जमतु वही यसी अहू जय भग्गा घर एंतु किसके ग्रंथ में मिलती है। अर्थात ये जो पंक्ति लिखी हुई है ये किसके ग्रंथ में लिखी हुई पंक्ति है। ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए विद्याधर, ऑप्शन नंबर बी हेमचंद्र, ऑप्शन नंबर सी जगनिक, या ऑप्शन नंबर डी नरपति नाल। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है, ये भी एक परीक्षा में पूछा गया ही प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी हेमचंद्र। ये जो पंक्तियां हैं वो हेमचंद्र की पुस्तक में संकलित है, उसी में मिलती है। चलेंगे हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि वर्ण रत्नाकर के रचनाकार या रचयिता कौन है। वर्ण रत्नाकर बहुत महत्वपूर्ण रचना है यह भी। इसका ऑप्शन देखेंगे। चंद बरदाई, ऑप्शन नंबर बी मुल्ला दाऊद, ऑप्शन नंबर सी अमीर खुसरो, या ऑप्शन नंबर डी ज्योतिरीश्वर ठाकुर। तो वर्ण रत्नाकर आपको पता ही है किसकी रचना है, ज्योतिरीश्वर ठाकुर की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है वर्ण रत्नाकर की भाषा क्या है। तो ये तो हमने देख लिया कि वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है, ज्योतिरीश्वर ठाकुर। अब वर्ण रत्नाकर की भाषा की बात करें तो वर्ण रत्नाकर की भाषा कौन सी है। ऑप्शंस देखेंगे। ए खड़ी बोली, ऑप्शन बी अपभ्रंश, ऑप्शन नंबर सी मैथिली, ऑप्शन नंबर डी प्राकृत। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैथिली, क्योंकि आपको पता है ज्योतिरीश्वर ठाकुर मैथिली भाषा के बहुत प्रतिष्ठित कवि माने जाते हैं और वर्ण रत्नाकर उनकी बहुत महत्वपूर्ण गद्य की मैथिली भाषा में लिखी हुई रचना है। तो वर्ण रत्नाकर किस भाषा में है, मैथिली भाषा में। हम आगे चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि राउल वेल की रचनाकार का नाम क्या है। राउल वेल की रचना किसने की है। ऑप्शन नंबर ए ज्योतिरीश्वर ठाकुर, ऑप्शन नंबर बी दामोदर शर्मा, ऑप्शन नंबर सी रोडा, या ऑप्शन नंबर डी राम सिंह। तो आपको पता है कि राउल वेल जो रचना है उसके कवि हैं ऑप्शन नंबर सी रोडा। तो रोडा कवि ने राउल वेल की रचना की है। चलेंगे
अब चलेंगे अपने अगले और अंतिम प्रश्न की ओर कि राउलवेल किस प्रकार की रचना है। अब प्रकार पूछा जा रहा है कि राउलवेल जो रचना है रोडा कवि की वो किस प्रकार की रचना है। तो ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए गद्य काव्य, बी पद्य काव्य, सी मिश्रित काव्य या डी गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य। तो आपको पता ही है कि राउलवेल जो है वो गद्य पद्य मिश्रित क्या है, एक चंपू काव्य है। तो इस प्रकार आपने संपूर्ण 30 प्रश्नों को, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए थे, इसको सॉल्व किया है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा कि किसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। और इसी प्रकार मैं आपके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर को लेकर के आऊँगी, जिससे कि इसमें आप विस्तार से वस्तुनिष्ठ हिंदी साहित्य को पढ़ने के साथ साथ वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न हैं उनको इस प्रकार सॉल्व करते चलिए, जो कि परीक्षा में अक्सर पूछे गए। मैं उन्हीं को विशेषतर करवाती हूँ क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए, वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।